जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 4 जी। कल वाला मैं रिवाइज करवा दूं पहले आपको। मेरे भाई कल हमने जो डिस्कशन स्टार्ट की थी वो किस पे थी? एसिड पे। किस पे बच्चों? जी एसिड। मैंने कहा था जी कल मैं आपसे पूछ लूंगा एसिड किसे कहते हैं। जी मेरे भाई बताएं ज़रा, एसिड में कितनी कंडीशंस पाई जानी चाहिए? जी बोलें, सादा अल्फाज में समझाना है, अंग्रेजी नहीं बोलनी जी। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जो एटम हमारा जो है वो हमारे पास होना चाहिए। नहीं ये नहीं, वो लफ्ज़ बोलने जो बताए थे, वो लफ्ज़ बताएं जो बताए थे आपको। पास होना चाहिए, क्या पास होना चाहिए? एसिड। वो लफ्ज़ बताएं। प्रेजेंट। जी आप बताएं भाई। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए। जी मेरे भाई साथ वाले भाई आप बताएं। ऑनरशिप या कंट्रोल एक ही बात है, दो चीजें। जी तीसरी बताएं भाई। पास इवेंट का मतलब जी आप बताएं जी, पास इवेंट का मतलब। जी पास इवेंट क्या होगा जी? या तो वो चीज दुनिया है ना बच्चों, तो चीज या तो खरीदी होगी, देखें उधर से ऊपर से तो नहीं आई होगी ना ऐसे, या तो चीज खुद खरीदी होगी या फिर भाईजान या फिर कहीं से आई होगी। सही है, कहां से भाई? कोई गिफ्ट आ गया या इनहेरिटेंस में आ गई, इस तरह करके कुछ। अच्छा जी, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों एक और भी डेफिनेशन थी एसिड की, वो बड़ी सादा सी थी। वो किसी को याद हो? सादा कहता वो चीज जो कि अवेलेबल है और जिसने बेनिफिट देना है इन द फ्यूचर। ये नीचे लिखी हुई थी ऐसे, ये इन अदर वर्ड्स समथिंग द बिजनेस ओन्स और कंट्रोल्स एंड इज अवेलेबल। ठीक है जी, इन द बिजनेस और यूज इन द बिजनेस, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे भी एसिड। अब ना दो डेफिनेशन है एसिड की। कितनी है? एक ये है और एक ये वाली है, इन अदर वर्ड्स वाली। अब भाई ये जरा सादा वाली है, जिस तरह सादा नान तिल वाला नान होता है ना, ये तिल वाली डेफिनेशन है, ये है सादा वाली। ज्यादा अच्छी सादा वाली है या तिल वाली? तिल वाली। तो भाई याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, पेपर के अंदर अगर आपको सादा वाली डेफिनेशन भी आई हो, तिल वाली भी आई हो, आपने किस पे टिक लगाना है? डन। अगर ये ना हो, इसकी अदम मौजूदगी में आप इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है भाई। लेकिन ये अदम मौजूदगी में ये वाली होगी। अगर ये वाला ऑप्शन भी हो, ये वाला ऑप्शन भी हो, तो भाई सवाल आता है एमसीक्यूज में, आपने पहले भी शायद कभी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर दिया हो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? क्या बच्चों? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक सवाल के अंदर एक से ज्यादा जवाब मौजूद हो, तो आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। डन भाई, डन सर। हाँ ये गलत नहीं है, अगर ये भी हो ये भी हो और एक सिलेक्ट करना हो तो ये करेंगे। सही है सर? सही है। या अगर ये कह दे कि बताएं कौन सी दो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो एसिड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिर ये भी होगा ये भी होगा। अगर कहे एक बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइंड एसिड, तो फिर ये होगा। डन डन। रिसोर्स क्या होता है बच्चों? जी बच्चों जरिया किस चीज का? जी इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है बच्चों? मुआशी फायदा देने का, जो चीज हमें मुआशी बेनिफिट दे रही हो उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक। जी कहता जी इज द राइट हक, साडा हक एथे रख, कहता डैड हैज द पोटेंशियल, जिसमें ताकत हो, टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद मैंने कहा था जी एसिड की दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं बच्चों? जी कौन कौन सी? एक है बच्चों करंट एसिड, एक क्या है जी? एंड पे जाते जाते 2-3 मिनट में एक बात बताई थी। करंट क्या होता है जी? जिससे फायदा, शॉर्ट टर्म नहीं कहना, जिससे फायदा मिले 12 महीने तक या उससे कम, जिससे बेनिफिट मिलेगा लेकिन 12 महीने तक या उससे कम, इसे क्या कहते हैं बच्चों? फिर शॉर्ट टर्म करंट एसिड। करंट एसिड, अच्छा वो चीज जिससे फायदा आज से लेके अगले 12 महीने तक मिलना या उससे कम के अरसे में मिलना, इसे करंट एसिड कहेंगे। वो चीज जो आज हमारे पास है, आज है तो उसे एसिड का ना,
उससे फायदा आज से लेके अगले 5-6 साल 2-3 साल तक मिलना है, इससे क्या कहेंगे? इसका मतलब है सेवरल ईयर्स। क्या बच्चों? बहुत सारे सालों पे इसका फायदा, यानी सेवरल का मतलब 1 साल से ज्यादा। इसका फायदा 1 साल से ज्यादा के अरसे पर फैला हुआ है। बच्चे टाइम पे आया करें, टाइम पे। ठीक है, ये बात समझ आई भाई? अच्छा, कुछ बच्चे ना इसे कंफ्यूज करते हैं। वो ये समझते हैं कि नॉन करंट एसेट वो है जिससे फायदा 12 महीनों के बाद में जाके मिलना शुरू होगा। बच्चों ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? हम एसेट कहते ही उसे हैं जो आज हमारे पास मौजूद हो, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स हो, आज हमारी ऑनरशिप या कंट्रोल में हो। बात समझे भाई? बात समझे? अच्छा जी, अब ये है जी करंट एसेट। क्या जी? कहता एसेट्स दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को, शॉर्ट टर्म तो एक लफ्ज है ना बच्चों, इसकी वजाहत करें शॉर्ट टर्म की क्या है? बोले यूजुअली 1 मंथ, यूजुअली 1 ईयर। एक ईयर में आपके इलाके के हिसाब से कितने महीने होते हैं? 12 जी। ठीक है भाई, किधर थे आप भाई? पानी क्या आप लाड़ खाने से पीने गए हुए थे? टाइम पे आया करें क्लास में। अच्छा जी, अब देखें जी, अब बच्चों ये करंट है और अभी नॉन करंट पे आए। कहता एसेट, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है सारा, हाईलाइट करना शुरू करें। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है भला? ये 2.1 है मेरा ख्याल है। 2.1 2.1 2.1 हाईलाइट किया करें साथ साथ चीजों को जो अहम है। कहता नॉन करंट एसेट क्या है? कहता एसेट्स दैट हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ एंड प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर एन एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स को क्या कर लें बच्चों? हाईलाइट कर लें। क्या कर लें बच्चों? और लिखें इधर मोर देन 1 ईयर। क्या लिखें बच्चों? ये सदासुदा बहार नहीं भाई। सदा बहार का मतलब तो ये है कि क्यामत तक उससे फायदा मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है गुड्डू जी। जी मेरे भाई, इसका मतलब है जी सेवरल ईयर्स का मतलब 1 साल से ज्यादा। जी ठीक है जी, और सही है। अच्छा जी, अब वो चीजें जिनसे फायदा हमें 1 साल से ज्यादा के अरसे में मिलना है, अब जरा तवज्जो फरमानी है आपने। भाई पहले तो मुझे ये बता दें कि इस कमरे के अंदर कितनी चीजें मौजूद हैं जी? गिनवाएं जी। जी एसी जी, और जी प्रोजेक्टर, और ये प्रोजेक्टर है जी, ये प्रोजेक्टर, और लाइट्स, और जी वाइट बोर्ड हो गया, और जी डाइस हो गया, और जी ये हो गया जी, ये टेबल हो गई, ये क्या कहते हैं बैठने के लिए डेस्क वगैरह, जिसे जो भी बोलते हैं इसे जी। और बताएं जी, चेयर होगी, और बताएं जी। मैं चीज नहीं हूं बेटा, ना तुम चीज हो जी। और भाई कैमरा जी, और जी स्पीकर हो गए, और जी आप चीजें जो भी हैं, ये सारी क्या हैं बच्चों? चीजें हैं। क्या है बच्चों? इन सारी चीजों से क्या मिलेगा? ये इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। क्या है बच्चों? इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। अगर तो मेरे भाई ये पेंसिल आपकी अपनी है, अगर आपने अपनी है, आपकी दोस्त की नहीं है, या दुकानदार को पैसे देके खरीदी है, आपकी ऑनरशिप है, तो भाई ये आपका एसेट है। क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? एसेट है। क्या है जी? अब देखें, अब आपने वो चीजें ढूंढनी है इधर से जिनसे फायदा 1 साल से ज्यादा के अरसे में मिलना है। नॉर्मली ये नहीं कहना कि सर हमारे घर में तो फलां चीज है, उससे तो फायदा सिर्फ 6 महीने मिला था। नॉर्मली दुनिया जिसको मानती है कि इससे फायदा 1 साल से ज्यादा के अरसे में मिलना है। बताएं जी। जी इस कमरे में बता दें या आस पास बता दें जी भाई? जी वाइट बोर्ड सही कह दिया। प्रोजेक्टर जी, ये डाइस हो गया, ये एसी हो गया, और बताएं जी। ये कैमरा हो गया जी, लाइट्स वगैरह होगी बच्चों। इसके अलावा गाड़ी होगी। अगर बिजनेस की गाड़ी अपनी है तो वो गाड़ी क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अगर बिल्डिंग है, क्या है बच्चों? अगर अपनी है, अपनी, तो बच्चों ये क्या होगी? नॉन करंट।
अगर कोई मशीनरी है जिससे चीजें बनती हैं, प्लांट या मशीनरी, प्लांट कहते हैं जिससे चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हों, प्लांट एंड मशीनरी एक ही चीज के दो नाम है। कहता जी जिससे चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हों, कहता जी अगर इससे, सिंपल सी बात है, नॉर्मली इससे फायदा एक साल से ज्यादा के अरसे में मिल रहा है, ये करंट है या नॉन करंट? नॉन करंट है। नॉन करंट भाई, इससे फायदा नॉन करंट एसेट। क्या है जी? नॉन करंट एसेट। क्या है बच्चों? बिजनेस के पास एक लैंड है, क्या है बच्चों? जमीन है जी, इससे फायदा एक साल से ज्यादा के अरसे नॉर्मली। आपने ये नहीं कहना कि सर हमने तो अगले 5 महीने के अंदर बेच देनी है। अब जो बात हो रही है ना, ये बेचने बूचने की नहीं हो रही। अभी हमने कहा जी हमारे पास है, हमारे पास है जी। अब मेरा सवाल समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूं वो चीजें जो नॉर्मली जिनसे फायदा एक साल से ज्यादा के अरसे में मिलता है, मुझे वो बताएं जी। वो आपने लैंड कह दिया, क्या कह दिया बच्चों? लैंड कह दिया जी। अगर किसी की दुकान अपनी है वो शॉप होगी, कोई ऑफिस अपना है वो ऑफिस हो गया, ऐसी है सर। ये लैपटॉप हो गया, भाई बात समझ आई? सही है सर। अब ये नहीं कहना सर मैंने लैपटॉप लिया था 5 महीने बाद खराब हो गया तो उससे करंट में लेके आए। दुनिया लैपटॉप को नॉन करंट एसेट कंसीडर करती है, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इससे फायदा एक साल से ज्यादा के अरसे में मिल रहा होता है। तो ये सारी चीजें बच्चों क्या हो गई हैं? नॉन करंट एसेट। क्या होगी बच्चों? कहता है एग्जांपल्स पढ़ ले नॉन करंट की। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इक्विपमेंट बच्चों सादो सामान को कहते हैं। किसे कहते हैं? अगर आपने फर्नीचर, ये फर्नीचर है सारा, ये डाइस वगैरह, ये टेबल्स वगैरह, ये सारे क्या हैं बच्चों? फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं। इस सब को लहदा लहदा लिखने की बजाय क्या कह दिया उन्होंने? कहा जी इक्विपमेंट। इसके अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर सब कुछ आ जाएगा, इकट्ठा करके सब कुछ लिख दिया। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? सादो सामान। क्या बच्चों? अच्छा जी। कहता फर्नीचर एंड फिक्सचर। भाई अगर ये जो आपके पास ये पड़े हुए हैं, ये टेबल वगैरह पड़े हैं जिधर आप बैठे हैं सर, अगर तो ये जमीन के साथ फिक्स हुए हुए हैं, इन्हें फिर क्या कहते हैं? फर्नीचर एंड फिक्सचर। क्या बच्चों? डन। कंप्यूटर। क्या बच्चों? अच्छा जी। इसके अलावा व्हीकल्स, गाड़ी नहीं है, गाड़ी, इसे व्हीकल भी कहते हैं, ठीक है। मोटर व्हीकल भी कहते हैं। और ट्रक शरक हो गए, ये भी क्या होते हैं बच्चों? नॉन करंट एसेट। ये भी क्या है? ठीक है जी। ये भी क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट। बाकी इसके अलावा जितने भी ये सासाजात हैं कि किसी के पास गोल्ड पड़ा, ये इस तरह की चीजें, ये नॉर्मली इनसे फायदा एक साल से ज्यादा कर्ज से भी मिलना है। अब ये नहीं कहना सर अगर खराब हो गया, अभी हम अदम्पशन ही नहीं ले रहे ये खराब हुआ या नहीं हुआ। भाई बात समझ रहे हैं जी। अब आप आ जाएं बच्चों, अब जितना पढ़ाया जाएगा सिर्फ उतना पढ़ना है आपने। अब आप आ जाएं जी, अभी ये कुछ चीजें आपने नहीं पढ़नी जी। ये चीजें अभी आपने नहीं पढ़नी, ठीक है। हल्का सा निशान लगा लें अपने पास। आपने नहीं ऐसे कर देना, आप ऐसे करेंगे तो फिर नजर क्या आएगा आपको किताब में जी। भाई बिजनेस के ड्रॉ में कैश पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? बिजनेस के ड्रॉ में कैश पड़ा है। क्या पड़ा है? भाई ये जो बिजनेस के ड्रॉ में कैश पड़ा, क्या ये इकोनॉमिक रिसोर्स है? क्या इससे फायदा मिलेगा? अगर बिजनेस का अपना है तो ऑनरशिप भी है। और पास इवेंट क्या है? भाई ऑनर घर से लेके आया होगा या चीजें बेच के आया होगा, सही है ना। अच्छा, अब ये एसेट है। अब मुझे बताएं करंट है कि नॉन करंट? बच्चों देखिए बात सुनिएगा, कुछ बच्चे ना ये समझते हैं ये नॉन करंट है। हमेशा आपने कैश को और बैंक में पड़े हुए पैसों को क्या कहना है? करंट एसेट। क्या बच्चों? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपने क्या कहना है? हाँ, अगर आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए और बैंक को कहा कि मैं 4 साल के बाद क्या करूंगा, 4 साल के लिए मैंने डिपॉजिट करवा दिए, सही है, लॉन्ग टर्म के लिए, फिर तो सिंपल सी बात है बैंक में पड़े पैसे क्या हो जाएंगे बच्चों? नॉन करंट। लेकिन अगर सिर्फ लफ्ज लिखा हुआ है कैश का या बैंक का, बैंक का मतलब बैंक में पड़े हुए पैसे, आपने हमेशा क्या कंसीडर करना है? करंट। ये काउंटिंग के उसूल हैं। अभी इन उसूलों को हमने क्या करना है? रूल्स को सीखना है। लॉजिकली भी सुन लीजिए क्यों करंट कहना है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कैश और बैंक में, जो बिजनेस कैश कहते हैं जो बिजनेस के अपने ड्रॉ में पैसे पड़े हैं, इस वक्त अपने पास जो पड़े, इसे कहते हैं कैश इन हैंड। क्या बच्चों? जो ड्रॉ के अंदर कैश पड़ा, इसे टेक्निकली कहते हैं कैश इन हैंड।
टू मीट डेली या नॉर्मल ऑपरेशनल बिजनेस, जो छोटे मोटे खर्चों के लिए ना बिजनेस अपने पास कैश रखता है, और ज्यादा कैश अगर इन एक्सेस पड़ा है तो वो फिर किधर रख देता है, बैंक के अंदर। अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कैश या बैंक में पड़े हुए पैसों को नॉन करंट कहेंगे तो बिजनेस नहीं कर सकेंगे। तो बिजनेस, अगर आपका ये ख्याल है कि कैश नॉन करंट एसेट है, भाई 1 साल से ज्यादा के अरसे में रखना, तो बाकी के खर्चे कहां से पूरे करने हैं आपने, नई चीजें कहां से लेके आनी, एम्प्लॉयज को सैलरीज कहां से देनी, ऑपरेशनल एक्सपेंस कैसे मीट करने। भाई बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं जी। तो हमेशा याद रखिएगा, कैश या बैंक में पड़े हुए पैसे, ये करंट एसेट नॉन करंट। हाँ, अगर वो ये कहते कि हमने पैसे बैंक में 3 साल के लिए डिपॉजिट करवा दिए, तो बच्चों अब फिर क्या है, अब तो फिर उसने खुद कह दिया ना। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मली पूरी दुनिया में कैश और बैंक में जो पैसे, कैश में जो ड्रॉ के अंदर बिजनेस के ड्रॉ में पैसे पड़े उनको, और बच्चों कैश एट बैंक को क्या समझा जाता है, करंट एसेट समझा जाता है। क्या समझा जाता है भाई, ये बात समझे भाई बात। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और आपने सुननी है भाई। अभी जिस तरह मैंने आपसे कहा, ये पेंसिल है, ये हाइलाइटर है, ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें, ये डस्टबिन इधर पड़ी हुई है, ये स्टेपलर है, भाई इनसे मुआशी फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, और ऑनरशिप में भी हैं, और ऑनरशिप, तो इन्हें फिर एसेट कहना चाहिए, इन्हें एसेट कहना चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग वाले ये कहते इनको आपने एसेट नहीं कहना। हमने कहा वजह, इकोनॉमिक रिसोर्स भी है, इनसे फायदा भी मिलना, और हमारी ऑनरशिप भी है। उन्होंने कहा बेशक, और हमने खरीदा, कहता बेशक तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएं, हमने फिर भी इनको एसेट। हमने कहा इसकी दलील, इसकी वजह, उन्होंने कहा दीज आर इमैटीरियल आइटम्स। क्या बच्चों, इमैटीरियल का मतलब होता है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस ना हो। वो कहते हैं अगर हम इतनी छोटी छोटी चीजों को एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करने लगेंगे, सही है। अब आप कहेंगे जी ये डस्टबिन पड़ी, इसने 3 साल फायदा देना, उसने कहा ये डस्टबिन ये पता नहीं 2, 4, 500 की आई है, ये इमैटीरियल है हमारे लिए। क्या है, कहता इसको हम किताबों में एसेट रिकॉर्ड नहीं करते, फिर क्या करते हैं, वो इंशाल्लाह आगे एक हेड आएगा हमारा एक्सपेंस खर्चा, ठीक है, उसमें जाकर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन है भाई रूल की। नॉर्मली अगर कोई चीज हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है, हमारी ऑनरशिप में है, पास इवेंट, पास में कुछ हमने पैसे दिए उसके लिए, या हमें वैसे गिफ्ट शिफ्ट आ गया, विरासत में आ गया, हम इस तरह की चीजों को एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इस रूल की एक्सेप्शन क्या है, इमैटीरियल आइटम्स। क्या बच्चों, रजिस्टर हो गया, सही है जी, इसके अलावा क्या उसका ना पेंसिल हो गया, रेजर, शार्पनर हो गया, ठीक है सर, सही है। उसके अलावा जी टेक्निकली अगर लफ्ज इस्तेमाल करूं जो बिजनेस में होते हैं, कहता है जी डस्टबिन। क्या हो गया बच्चों, वेस्ट बास्केट, वो भी डस्टबिन का दूसरा नाम है, सही है सर। इस तरह की चीजों को हम कभी भी एसेट, कहता एग्जाम टिप, इमैटीरियल आइटम्स आर नॉट, इमैटीरियल को हाईलाइट कर ले, एंड पे आके लिखा होगा immaterial items are not, बोले शाबाश, not recognized as, कहता चाहे इसने 10 साल फायदा देना हो, कहता even if they meet the definition criteria। फॉर एग्जाम्पल कहता कौन कौन सी चीजें, इनको याद कर लेना। क्या करना है, कहता पेन, कैलकुलेटर, स्टेपलर्स, डस्टबिन, वेस्ट बास्केट, और भी हो सकती हैं बच्चों, और भी हो सकती हैं, ठीक है भाई, बात समझ आई, सही है बच्चों। ये क्या हो गया जी, ये इमैटीरियल। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, लिखा हुआ कहता बेशक क्राइटेरिया भी मीट कर जाएं, फिर भी इनको आपने एसेट कंसीडर नहीं करना। डन जी जी, करंट भी नहीं करना भाई, करना ही नहीं है, ठीक है। आप लिख लें इधर, बेशक नॉर्मली इस तरह ही ख्याल आता है जहन में कि भाई ये जो डस्टबिन है ये 2 साल गुजर जाएगा, सही है, गुजार लेगी,
तो ज्यादातर नॉन करंट, लेकिन आप इधर लिख लें, इधर नॉन करंट की जगह इसको सही करके लिख लें, मजीद बेहतर कर लें इसे। ये जो लफ्ज लिखा है नॉन करंट, इसकी जगह इसको काट के लिख लें एसिड, एज ना ही करंट और ना ही बच्चों नॉन करंट। ठीक है जी, लिख लें जी, सही कर लें इसे बेशक, मजीद इसे क्या कर लें जी, वाजी कर लें। अच्छा बच्चों, अब एसिड का हेड आपका क्या हो गया, खत्म। अब बच्चों इससे अगला हेड है बिल्कुल इसी तरह का, लेकिन इससे उल्टा है। क्या है बच्चों? अभी हमने पहला हेड पढ़ा एसिड, क्या पढ़ा बच्चों? दूसरा हेड है लायबिलिटी। क्या बच्चों? इससे कहते हैं ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बच्चों? ये क्या होती है? दुकान पे गए, आपने जाके ये बुक खरीदी बुक शॉप से, या रजिस्टर खरीद लिया, लेकिन बच्चों उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। आपने कहा जी फलां चीज दे दें, उन्होंने वो चीज दे दी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर ली बच्चों? आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। या तो आप कैश दे देते, पैसे दे देते, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर लेते? आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने कहा सर मैं 8-10 दिन या 1 महीने के बाद आपको पैसे दूंगा। ठीक है सर, यानी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। यानी आज खड़े होकर आप पर क्या आयद होगी? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। किस चीज की? उसको पैसे वापस करने की। जब भी दो पार्टीज में एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां क्या करनी होती हैं? पूरी करनी होती हैं। एक ने चीज को बेचना, सही है सर, उसने चीज बेच दी, आपके हवाले कर दी, ऑनरशिप आपको दे दी, आपने भी जिम्मेदारी पूरी करनी। उसको क्या करना बच्चों? इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना। क्या करना? कभी कभी ऐसा भी होता है, वो कहता है यार आपने कहा मेरे पास कैश नहीं है, वो कहता कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इसके बराबर कोई और चीज क्या कहते हैं मुझे दे दें। ठीक है बच्चों, आप अपने दोस्त के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के साथ क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट कर रहे हैं। आपने एक रजिस्टर खरीदा। क्या किया बच्चों? जी, उसके पास रजिस्टर है, उसने खरीदा, आपके पास जी किताब है, आपके पास कोई भी किताब है, फॉर एग्जाम्पल दोनों जो हैं वो 400-400 रुपए के हैं, इक्वल प्राइस के हैं। उसने कहा यार मैंने तो गलती से रजिस्टर ले लिया, मुझे तो किताब की जरूरत थी। आपने कहा यार वही बुक मेरे पास है। वही बुक क्या है बच्चों? मेरे पास है। वही बुक क्या है? मेरे पास है। आपने वो बुक उसको दे दी। क्या कर दी बच्चों? अब आपने क्या किया जी? उसने रजिस्टर लिया था, ठीक है सर, वो तो रजिस्टर उसके काम आ ही जाएगा। वो कहता है जी मुझे फलां किताब की भी जरूरत है मुझे। आपने कहा यार वो किताब मेरे पास है, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये बात समझे? ये बात समझे भाई? अच्छा, अगर तो आपने ऐसा किया, वो किताब उसके हवाले कर दी, आपने किताब उसे दी, वो आपको बदले में क्या देगा? पैसे दे देगा। दोनों पार्टीज ने अपनी जिम्मेदारी क्या कर ली? पूरी कर ली। किसी पर अब मजीद कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आपने किताब उसे दे दी, दूसरा सिनेरियो, अगर आपने किताब उसे दे दी, सही है सर, और वो कहता है यार मेरे पास तो आज पैसे नहीं है, आपने कहा यार इस तरह करो, ये रजिस्टर मुझे दे दो। क्या कर दो बच्चों? ये क्या कर दो बच्चों? तो अब आपने जिम्मेदारी पूरी कर दी अपनी किताब को बेच के, वो आपको अब पैसे नहीं दे रहा, बल्कि बदले में कोई इकोनॉमिक रिसोर्स दे रहा है जिसकी वैल्यू है। जिसकी क्या है बच्चों? सही है भाई, बात समझ आई? तो जरूरी नहीं है कि पैसे देकर ही क्या उसका नाम है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम की जा सकती है। इकोनॉमिक रिसोर्स, क्या इकोनॉमिक रिसोर्स सिर्फ कैश है? सिर्फ बैंक में पड़े पैसे हैं? भाई बहुत सारे, ये जितने एसेट्स हैं सारे क्या हैं बच्चों? इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। क्या है बच्चों? एसेट की डेफिनेशन के अंदर पहली जो शर्त है प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स की। एसेट कहते ही उसको है बच्चों, बोलो शाबाश, जो इकोनॉमिक रिसोर्स हो। क्या हो? बात समझ आई? बात समझ आई? चलें एक बात का जवाब दें। कहता एसेट उस चीज को कहते हैं, कहता हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट होता है या नहीं होता? जी, इस तरह कर लें, हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, बस आसान हो गया। अब बताएं,
हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। सिंपल सी बात है, उसकी पहली शर्त ही वो है बच्चों। एक मिनट, पहले ये कर लें बात, हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, ये बात सही है। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स बच्चों वो होगा तो हमने एसेट कहा, लेकिन अगली बात बताएं, क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट होता है? सोच लें, सोच लें, क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स, हर फायदा देने वाली चीज एसेट है? भाई ये एक शर्त पूरी की है एसेट के लिए। अगर एक बिल्डिंग है वो रेंट पे ली हुई है, वो इकोनॉमिक रिसोर्स तो है, सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू तो है, लेकिन क्या वो आपकी ऑनरशिप में है? दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई बच्चों, लिहाजा ये एसेट है। तो याद रखिएगा, एक लाइन लिखें, लिखें, नहीं भाई एसेट में लिख लें, एक बात याद आ गई ऐसे ही। जी इधर ही लिख लें कहीं, every economic resource is not an asset but every asset is an economic भाई ये बात समझ आई? अच्छा जी, अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इकोनॉमिक रिसोर्स असल में सिर्फ कैश नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं, सही है। प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, बैंक में पड़े पैसे हैं, बिजनेस की ड्रॉ में पड़े हुए क्या है बच्चों? पैसे। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, आप देखें जी, लायबिलिटी क्या होती है? कहता ए लायबिलिटी इज, जिम्मेदारी क्या है बच्चों? इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इस वक्त आप पे जिम्मेदारी है। प्रेजेंट, उधर भी प्रेजेंट का लफ्ज पड़ा था, इधर भी क्या है बच्चों? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या बच्चों? कहता किस चीज का? ट्रांसफर करना इकोनॉमिक। आपने चीज खरीदी, पैसे नहीं दिए, अब आप पर क्या है बच्चों? जिम्मेदारी, सही है। किस चीज की? इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करने की। हो सकता है अगला बंदा कहे मुझे पैसे ना दो, मुझे इसके बदले में फलां चीज दे दो, सही है। आपने किसी से एक प्लॉट खरीदा, क्या खरीदा बच्चों? लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, तो आपने कहा पैसे नहीं है, उसने कहा यार देखो ये 25 लाख रुपए का प्लॉट है। कितने का? 2.5 मिलियन का, 25 लाख का। उसने कहा यार ये जो गाड़ी है आपकी, ये भी तकरीबन 25 लाख की है, मुझे क्या दे दो बदले में? आपने कहा 2-3 महीने तक दे दूंगा। तो आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है इकोनॉमिक रिसोर्स को ट्रांसफर करने की, सिर्फ कैश को नहीं। ये गलती नहीं करने की सिर्फ कैश देने से ही हमारी क्या है जिम्मेदारी पूरी होगी, ऐसा नहीं करना। इकोनॉमिक रिसोर्स सिर्फ कैश नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है बच्चों। हो सकता है कैश हो या फिर कोई और चीज भी हो। जिम्मेदारी है बच्चों, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, किस चीज का? ट्रांसफर करना, किसको? इकोनॉमिक रिसोर्स को। वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं, मैंने कई 2-3 दफा पढ़ा दिया आपको। कहता एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट क्या होगा? भाई आपने उसे चीज खरीदी, आपने कोई चीज खरीदी होगी उससे, सही है। अब मार्केट में गए, कोई चीज खरीद ली आपने, या दोस्त से कोई चीज खरीद ली, सही है सर। अब लायबिलिटी क्या? कहता प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या बच्चों? ट्रांसफर करना इकोनॉमिक रिसोर्स। क्यों क्यों क्यों, क्या वजह? ऐसी ऐसी दिल कर रहा था। कहता पास में आपने कोई बेनिफिट लिया होगा उससे। ये बात समझ आई? बिल्कुल जिस तरह हमने एसेट में पढ़ा था कि एसेट 2 टाइप्स के हैं, लायबिलिटीज भी 2 टाइप्स की हैं। बताएं जरा शाबाश, एक करंट और, चले बताएं जरा, करंट क्या होगी, नॉन करंट, बिल्कुल एसेट की तरह। वो जिम्मेदारी जो हमने पूरी करनी है 1 साल तक,
सही है, सही है बच्चों। वो क्या है करंट? वो लायबिलिटी, वो ऑब्लिगेशन जो हमने पूरा करना है 1 साल के बाद जाके, यानी आज जिम्मेदारी बन गई, जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा तो बच्चों सिंपल सी बात है लायबिलिटी बनेगी। अब उसकी दो टाइप्स, अगर तो आज मेरी जिम्मेदारी है और इसे पूरा करना अगले 12 महीने तक, 1 साल तक, दिस इज करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, आज जिम्मेदारी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यस, इससे फुलफिल करना 1 साल के बाद जाके। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा ये पहले पढ़ लें। कहता है इसकी एक और डेफिनेशन है, ये है बच्चों तिल वाली, ये क्या है बच्चों? तिल वाली डेफिनेशन। ये है बच्चों तिल वाली डेफिनेशन, क्या है? और ये है सादा वाली, ये जो लिखी है, कहता इन सिंपल वर्ड्स ए लायबिलिटी इज समथिंग, कहता जिम्मेदारी वो है ओड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस की तरफ है, टू समवन एल्स, जो बिजनेस की जिम्मेदारी है किसी और की तरफ। ये सादा अल्फाज है, क्या है बच्चों? ये पेपर में आ जाती है 2 नंबर की डेफिनेशन। कहता ए लायबिलिटी समथिंग ओड बाय द, ओड का मतलब क्या होता है बच्चों? किसकी जिम्मेदारी? ओड बाय बिजनेस, बिजनेस की, बिजनेस की जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी? किसकी तरफ? किसी और की तरफ। डन। ये 2 डेफिनेशन, ये सादा वाली और ये तिल वाली। अब पेपर में अगर दोनों दी हो तो, और एक सिलेक्ट करना हो तो कौन सी करेंगे? और अगर भाई ऑप्शन ही एक है तो फिर ऊपर वाली। अगर कहता है बताएं कौन सी 2 चीजें ऐसी हैं जो एसेट, जो लायबिलिटी की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करनी है दोनों, सही है सर? या फिर ये कह दे कि सिर्फ दी ही ये सादा वाली हो तो फिर सादा वाली को ही क्या कर देंगे, लेकिन आंखें खोल के जिम्मेदारी ओड बाय द बिजनेस, तो भाई फिर इसकी जिम्मेदारी, अगर लफ्ज ऐसा हो ओड बाय समवन टू द बिजनेस, ओड बाय का मतलब ओड बाय के बाद जो लफ्ज है उसकी जिम्मेदारी है किसी और की तरफ। अगर लफ्ज लिखा होता ओड बाय समवन टू बिजनेस, तो फिर ये क्या बन जाता? भाई अगर लफ्ज लिखा होता ओड बाय समवन, किसकी जिम्मेदारी? किसी की, टू बिजनेस, बिजनेस की तरफ, तो फिर ये क्या बनता? फिर लायबिलिटी ना बनती बल्कि एसेट बनता। क्या बनता? देखो आपने किसी के 100 रुपए देने हैं, आपका ऑब्लिगेशन, आपकी क्या है बच्चों? ऑब्लिगेशन। आप कहेंगे मैंने पे करने हैं, सही है, पेएबल। आप क्या कहेंगे? मेरी जिम्मेदारी है, मेरा ऑब्लिगेशन है पैसे पे करना, इट इज पेएबल। क्या बच्चों? आपकी जिम्मेदारी। रिसीव किसने करने? समवन एल्स ने, किसी और ने, उसने रिसीव करने हैं, यही चीज उसके लिए क्या होगी बच्चों? पैसे। आप समझे बात? उसने पैसे लेने हैं आपसे, लेने हैं, वो कहेगा मेरा राइट है, राइट टू रिसीव। क्या बच्चों? उसका रिसीवेबल, और जिसने देने हैं उसका रिसीवेबल, सही है। और इनका क्या है बच्चों? पेएबल। इनकी जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, सही है। इनका अगर एक बंदे की ऑब्लिगेशन है तो किसी दूसरे का राइट होता है, याद रखिएगा, उसका राइट टू रिसीव है और इनका राइट, इनकी ऑब्लिगेशन टू पे है। बात समझे? जी भाई देने हैं, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इस टाइम जिम्मेदारी है, पहले बात पूरी सुनो चांद। इस टाइम इनकी जिम्मेदारी है पैसे पे करना, और जिसने पैसे लेने हैं क्या उसका प्रेजेंट, उसका हक है इस टाइम। ये किताब इन्होंने खरीद ली, क्या मेरा हक नहीं बनता इस टाइम मुझे पैसे दें? अगर नहीं दिए तो भाई मेरा हक है इस टाइम खड़े होके कि पैसे लेना, तो ये प्रेजेंट है मेरे लिए, क्या है? मेरा प्रेजेंट हक है। क्या है बच्चों? मौजूदा। ठीक है बच्चों भाई, तो ये प्रेजेंट आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर पैसे तो महीने बाद मिलने हैं, तो उस टाइम जाके इनका एसेट बनेगा। भाई उस टाइम एसेट नहीं बनेगा, जिस टाइम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूंगा मेरा उस टाइम रिसीवेबल होगा। क्या होगा? इनका क्या होगा? जिस टाइम इनकी ऑब्लिगेशन बनेगी किसी दूसरे की क्या बन जाएगी? उसका राइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राइट बनेगा। लायबिलिटीज 2 तरह की हैं, एक है करंट और दूसरी क्या है?
पहले नॉन करंट पढ़ते हैं। कहता अमाउंट पेएबल बाय द एंटिटी मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट को छोड़े, आफ्टर कर लें जी, आफ्टर, हाँ जी इस तरह कर लें, अमाउंट पेएबल बाय द एंटिटी मोर देन 12 मंथ्स, बस ठीक है, आगे कुछ भी ना लिखें, बस ठीक है ये ले। अच्छा जी, कहता जो आपने आज खड़े होके लायबिलिटी पे करनी 1 साल से ज्यादा के अरसे के बाद, तो बच्चों इसे क्या कहेंगे? क्या कोई नॉन करंट लायबिलिटी की एग्जांपल दे सकता है? भाई बैंक के पास गए, बैंक से कहा जी लोन चाहिए, उधार चाहिए, बैंक ने 5 साल के लिए लोन दे दिया, या किसी दोस्त ने 3-4 साल के लिए लोन दे दिया 1 साल से ज्यादा के अरसे, इस तरह की लायबिलिटी को क्या कहेंगे? नॉन करंट। अगर बैंक के पास गए और बैंक को कहा लोन चाहिए और कहा जी मुझे 6-7 महीने के लिए लोन चाहिए, तो ये लोन क्या हो जाएगा? 1 साल तक ना, तो ये 6-7 महीने तक यानी 1 साल से कम, तो ये करंट। दोस्त से कहा मुझे लोन चाहिए, दोस्त से क्या कहा? दोस्त ने कहा 5-6 महीने के लिए दे सकता हूं, तो ये कौन सी लायबिलिटी? चलें अब आप 2-3 सवालों के जवाब दें, देखते हैं आपको समझ आई कि नहीं। भाई बिजली का बिल पे करना है, क्या करना है बताएं? नॉर्मल अजम्पशन क्या है, करंट या नॉन करंट? अगर 1 साल तक भाईजान वेट करेंगे ना तो अगले बिजली का मीटर काट के चले जाएंगे, सही है। पानी का बिल पे करना, तो जितने भी बिल्स होते हैं ना इन्हें यूटिलिटीज कहते हैं, यूटिलिटीज बिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेंट पे करना, रेंट, ऑनर को रेंट पे करना, नॉर्मल अजम्पशन बताएं। आप ये नहीं कहना सर मैंने तो 6 साल बात करना, नॉर्मल बात करते हैं, जो नॉर्मल अजम्पशन है उस पर बात करते हैं, बाकी तो एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल अजम्पशन बताएं। शाबाश। किसी से चीज खरीदी, जिस तरह मैंने अभी कहा उन भाई ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, ऑब्लिगेशन पूरा करना है। इन्होंने रजिस्टर खरीदा दुकानदार से, आपने खरीदा, किसी ने खरीदा, ये अपनी किताबों में लिखेंगे मैंने फलां के इतने पैसे देने हैं, इतने का इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है, वो लिखेंगे मैंने इतने का इकोनॉमिक रिसोर्स रिसीव करना है। उनके लिए एसेट, इनके लिए लायबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी, उनका राइट। अच्छा अब ये नॉर्मल अजम्पशन बताएं कि ये करंट रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी या नॉन करंट? भाई अगर ये नॉन करंट करेंगे दोबारा इनको कभी उधार नहीं। हाँ बैंक के केस में या लोन के केस में, लोन के केस में ऐसा होता है कि बच्चों वो पैसे आपको देते हैं, एग्रीमेंट करते हैं जी, और उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या करता है जी? सूद चार्ज करता है। अच्छा जी अब आप इधर आए, अभी ये शायद आपको समझ ना आए लेकिन छोड़ें, ये अभी आप नहीं पढ़ेंगे, ये वाला, ये शॉर्ट टर्म, क्या बच्चों? शॉर्ट टर्म लोन, ये मैंने आपको समझा दिया। एक्रीव्ड एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्रीव्ड एक्सपेंस वो वाले एक्सपेंस, यानी सादा बात, अभी चलें इसको भी रहने दें, बस इतना समझ लें, अगर आपने चीजें खरीद ली हैं, इधर से पढ़ना शुरू कर दें जी। भाई लोगों ने आपकी कंपनी में काम किया, आपने लेकिन अभी तनख्वाहें नहीं दी, तो सैलरीज पेएबल, अभी पे करनी है, जिम्मेदारी पूरी करनी है, ये करंट लायबिलिटी नॉन करंट? यूटिलिटी बिल आपको बता दिया क्या होते हैं, सही है सर। या कोई भी और खर्चा, रेंट पेएबल, जो चीज अभी पे नहीं की बच्चों ये क्या हो जाएगी? आपकी लायबिलिटी। अब देखना करंट या नॉन करंट, तो बच्चों आपने देखना नॉर्मल अजम्पशन को देखना है। रेंट हो गया, अगर पे नहीं किया करंट लायबिलिटी, तनख्वाहें पे नहीं की, सैलरीज पे नहीं की, करंट लायबिलिटी। सही है सर, ये बातें समझ आ रही? अच्छा अब ये 2 हेड्स हमारे हो गए हैं, ठीक है जी, 2 हेड्स हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, ये एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, क्या नजर आ रही? ये एग्जाम्पल नजर आ रही। कहता आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स आइदर एन एसेट और, अच्छा कुछ चीजें इसमें से आप नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीजें नहीं सॉल्व होंगी आपसे, मैं पहले ही बता देता हूं जी। ये बैंक ओवरड्राफ्ट काट दीजिए, ये नहीं करना, जो कह रहा हूं वो काटते जाएं। ये लोन टू एन अदर बिजनेस, आपने किसी को लोन दे दिया, आपने किसी को लोन दिया, अब आपने ये नहीं कहना किसको दिया, उसके लिए क्या, आपने अपनी, अब आप समझे मैं बिजनेस हूं, मेरा बिजनेस है, आप अकाउंटेंट है, बिजनेस के अकाउंटेंट बन के सोचें, आपने किसी को लोन दिया, आपका क्या है? आपका, उसका नहीं, आपका, अपनी काउंटिंग करें। फिक्सन एंड फिटिंग क्या है? कंप्यूटर, इन लफ्जों को याद कर लें,
अच्छा जी, करंट के नॉन करंट, ये नॉन करंट है ये। अच्छा जी, वी ओ अ सप्लायर फॉर इन्वेंट, ये काट दें, ये आप नहीं पढ़ सकते अभी। वेयर हाउस जगह को कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों? जिधर ना चीजें जो बेचने के लिए खरीदी होती है ना, वो जो चीजें पड़ी होती हैं, वेयर हाउस के अंदर क्या पड़ा होता है? वो क्या आप कहीं गए हो ना स्टोर वगैरह, कहते हैं भाई वेयर हाउस में चीज पड़ी है, सही है, वेयर हाउस जगह को कहते हैं। वी ओन एंड कंट्रोल, कहता ये हमारी अपनी है, तो बच्चों ये क्या बन गया? ये मोटर व्हीकल का आपको पता है, प्रेमिसेस भी जगह को कहते हैं, किसे कहते हैं? जगह। ये भी क्या है बच्चों? एसेट। ये इन्वेंटरी अभी नहीं पढ़ेंगे आप, ये भी नहीं पढ़ेंगे जी। ओइंग टू बैंक, ओइंग टू बैंक क्या है? उधार लिया, शाबाश बैंक से, आपको पता है। कहता जी लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर बिजनेस, जी ये जवाब नीचे दिए, आप एक नजर पढ़ लीजिएगा। अच्छा एग्जाम्पल 2 देखें, कहता आइडेंटिफाई द, ये होमवर्क है आपका, मैंने खैर बता दी चीजें। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लासिफाई देम एज करंट और नॉन करंट। अब बच्चों देखें, ये लफ्ज लिखा ना पेएबल, आगे ट्रेड, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, आगे ये काट दीजिए, ये इधर से भी काटना नहीं, मतलब आपने मतलब हल्का सा टिक लगाएंगे, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है ना? अच्छा भाई रिसीवेबल क्या होता है, अभी आपको समझाया। आपके लिए रिसीवेबल क्या होगा, बिजनेस के लिए पेएबल क्या होगा आपके? जब भी आप किसी चीज की काउंटिंग कर रहे होंगे, आपने समझना ये हमारे बिजनेस की है, किसकी है? ये नहीं कहना सर रिसीवेबल तो उसका होगा, नहीं, हमारा, हमारा पेएबल, हमारा, हमारा, हमारे बिजनेस का, ठीक है। पहले आपने इधर ना, इधर लिखना है, सोल्यूशन ही देखना, ईमानदारी से एलिमेंट लिखना है कि भाई एलिमेंट 2 पढ़े ना अभी तक, हेड्स 2 पढ़े, एलिमेंट हेड्स को कहते हैं, या एसेट है या लायबिलिटी। फिर आपने कहना है कि ये करंट है या, ये 2 एग्जांपल्स आपके होमवर्क में है, ठीक है सर। चलें जी, बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी, अब मेरे ख्याल जी, चलें ठीक है, ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।